नमस्कार दोस्तों। जी के भाई डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले पॉलिटी के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हमने भारत का जो संवैधानिक इतिहास था, किस तरीके से हमारा पॉलिटी का जो इतिहास रहा है, जिससे आगे चल के हम संविधान का निर्माण करेंगे, वो किस तरीके से रहा, ठीक है, उसको पढ़ा था। और इसके अलावा हमने इंडियन ज्योग्राफी पूरी ख़त्म कर ली है। उसकी एक प्लेलिस्ट है इंडियन ज्योग्राफी के नाम से, चैनल पे आप देख सकते हैं। उसकी 19 क्लास है, उसमें आपकी पूरी भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है। उसको आप सभी लोग अच्छा प्यार दे रहे हैं। तो पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। पॉलिटी के तीसरे लेक्चर में हम चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 1773 का चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं, और उसके बाद के जो चार्टर एक्ट हैं वो 4 कौन से हैं, तो 1793 का, 1813 का, 1833 का, 1853 का, यानी कि इसके बाद के 4 चार्टर एक्ट हैं, उनको हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट की बात करें 1793 का, तो इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की ओर चलते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य था 1773 व 1784 के एक्ट में सुधार लाना। तो आपका मैंने बताया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इन दोनों एक्टों में जो सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ठीक है। तो इसमें प्रावधान किए गए उसको देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मैंने आपको बताई थी, वो अभी तक वो व्यापारिक जो अधिकार थे, व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार उसी के पास थे भारत में, वो देख रही थी। तो उसके जो व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार थे, उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो कब से कब तक कर दिया गया, तो 1793 से लेकर 1813 तक इसके अधिकारों को बढ़ा दिया गया। एकाधिकार क्या होते हैं, मतलब मोनोपोली होती है एक तरह की, यानी कि इसके अलावा ना कोई व्यापारिक मामले देख सकता है भारत में, किसके अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ना ही कोई प्रशासनिक मामले देख सकता है, यानी कि उसका एकाधिकार था इन चीज़ों पर। तो उसको क्या किया, इसको बढ़ा दिया गया। और ये आप जानते हैं 20 वर्ष बाद आते थे। पहले आया था 1773 में, फिर आपका 1793 में, फिर 1813, 1833, 1853 तक आया, और 1858 में आपका ब्रिटिश जो शासन था वो लग जाता है, ठीक है। तो तब तक आपके 20-20 साल बाद आपके एक्ट आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। 1793 में इतना कुछ खास नहीं था, बस यही याद रखना है कि किस लिए लाया गया, तो 1773 और 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट थे उनमें सुधार लाने के लिए, और 20 वर्षों के लिए कंपनी के जो व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार थे उनको बढ़ा दिया गया, ठीक है। बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो आपके लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, ठीक है। जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, ठीक है, अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल ही चल रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम तात्कालिक गवर्नर जनरल कहाँ के थे, बंगाल के। इसके अलावा इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। जो मैंने आपको बताया था, जो 20 साल के लिए बढ़ाए गए थे 1793 में, व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार। तो इसमें क्या किया गया, जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया, और चाय और चीन के साथ और अफीम इनको छोड़कर जो एकाधिकार था वो कंपनी के पास रहा। यानी कि इन तीनों का व्यापार कोई और दूसरी कंपनी नहीं करेगी, सिर्फ कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी सभी का कर सकते हैं। इतना कर दिया गया कौन से एक्ट में, 1813 के एक्ट में। दूसरा प्रावधान था प्रशासनिक राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, तो प्रशासनिक और राजनीतिक एकाधिकार अभी भी किसके पास थे, तो कंपनी के पास थे। कंपनी ने जब कोई प्रशासन में आ जाता है तो टैक्स वसूलेगा अच्छा खासा, तो उसने कहा व्यापार थोड़ा सा छोड़ देते हैं, और इससे क्या है, जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी थोड़ा सा खुश रहेंगी। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको खत्म किया। लेकिन मुख्य मुख्य आपका चाय, चीन और अफीम, इनको अपने पास रखा है। इनका व्यापार कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती थी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रावधान किया गया, सभी ब्रिटिश व्यापारियों व कंपनियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई, ठीक है। ये तीसरा प्रावधान था आपका 1813 के एक्ट में। चौथा था, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए गए। यानी कि इन्होंने पहली बार जो भारतीय लोग थे उनकी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया कंपनी की आय से निकाला और उनकी शिक्षा पर खर्च किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता। पांचवा है जो प्रावधान था आपका 1813 के एक्ट में, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन। यानी कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, जो ईसाई धर्म का धर्म प्रचार करने के लिए मिशनरीज आती थी बाहर से। तभी देखा होगा आपने, जो भारत में जो ईसाई धर्म फैला है लगभग उसी टाइम पीरियड का है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया गया, याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो इस समय पर कौन थे गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक थे।
ठीक है। विलियम बेंटिक थे। चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम को सेंट हेलिना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। इसमें प्रावधान क्या किए गए 1833 के एक्ट में, तो कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। 1813 में क्या किया गया कि 3 चीज छोड़ दी थी आपका, चाय छोड़ दिया था, चीनी छोड़ दिया था, और चीन के साथ व्यापार छोड़ दिया था, अफीम अफीम इन पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही आपका व्यापार कर रही थी। लेकिन 1833 के एक्ट में इसको भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके अब जो दूसरी कंपनियां थी वो भी व्यापार संभाल सकती हैं, ठीक है। और नीचे दिया गया 7 व्यापार तथा चाय के व्यापार की भी समाप्ति मैंने जैसा कि आपको बताया, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसके अलावा क्या किया गया 1833 के एक्ट में। तो जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था इससे पहले क्या कहते थे, तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन अब से क्या किया गया 1833 के एक्ट के बाद से जो पद का नाम था वो किया गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो प्रथम कौन थे, विलियम बेंटिक मैंने बताया था। तो ये आखिरी गवर्नर, बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल पूछ रहे तो आपको कौन है, विलियम बेंटिक। प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिक है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अगला प्रावधान है गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया गया, ठीक है। जो कार्यकारी परिषद थी जो गवर्नर जनरल की, उसमें एक विधि सदस्य क्या होता है, जो कानून वगैरह को बनाता है। तो कौन किया गया, लॉर्ड मैकाले। तो आप जानते हो इस नाम को, तो आपने सुना होगा। आईपीसी सीआरपीसी वगैरह जो चीज़ है इसमें इस आदमी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि अभी तक चल रही है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रावधान है सरकारी नौकरी में धर्म, जाति व लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान किया गया 1833 के एक्ट के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा, ठीक है। इस एक्ट में एक और बदलाव आया 1833 में, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको क्या कहा जाने लगा, तो भारत परिषद कहा जाने लगा। अगला प्रावधान है 1837 में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। अभी तक क्या था, जो आधिकारिक दर्जा थी भारत की वो कौन सी थी, फारसी। क्योंकि मुगल अंग्रेजों से पहले जो आपके शासक जो शासन कर रहे थे तो वो मुगल थे, तो उनकी जो आधिकारिक भाषा कौन सी थी, फारसी। तो उस चीज़ को हटाकर 1837 में आपका अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 की बात करें तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है, यानी कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसका जो प्रावधान है वो किस एक्ट से लिया जाता है, तो ये आपका 1853 के चार्टर एक्ट से लिया जाता है। इसमें प्रावधान क्या किए गए, तो इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई, ठीक है। जो आपके विधायी कार्य थे उनको और जो प्रशासनिक कार्य थे उन दोनों को अलग करने की व्यवस्था किसमें की गई, तो 1853 के एक्ट के तहत की गई। अगला जो प्रावधान किया गया, भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए हमारी बात समझिए, थोड़ा सा इतिहास की ओर चलते हैं। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर पूरा कंट्रोल करी हुई थी, ठीक है। अब ब्रिटिश जो सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, तो ब्रिटिश की एक कंपनी थी। मान लीजिए यहाँ की अपने भारत की अभी रिलायंस कंपनी है, बाहर में जाकर किसी देश में अच्छा व्यापार कर रही है उस तरीके से। तो ब्रिटेन सरकार जानती थी कि भारत में अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है कंपनी। तो उसने एक कानून बनाया 1853, कई बार पूछा है कि उसने कानून बनाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में व्यापार कर रही है इसको कभी भी ब्रिटेन सरकार समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो यही किया 1858 में, थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ तो उनको बहाना मिल गया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के अपना ब्रिटेन का शासन था वो लागू कर दिया, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा लेना था उन्हें भी। सीधी सीधी बात है, लूट करनी थी। दोनों आप मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी रखी, फिर उसके बाद आपकी ब्रिटेन सरकार ने थी, ठीक है, 1858 से। तो इस चीज़ का प्रावधान दिया गया कि कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। अगला जो है आपका प्रावधान योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत है, ठीक है। जो 1853 के एक्ट के तहत पहली बार, ठीक है, योग्यता के आधार पर जो प्रतियोगी परीक्षा थी उनका शुरुआत हुई, लेकिन अभी तक भारत में नहीं हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ये आपकी ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस में जो परीक्षा थी उसकी जो पहली परीक्षा कहाँ पर हुई थी, तो 1855 में आपकी लंदन में हुई, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत भारत में 1922 में हुई, तो इलाहाबाद में हुई थी ये परीक्षा। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार ICS की परीक्षा कब हुई थी, तो 1922 में। कहाँ पर हुई थी, इलाहाबाद में। और वैसे कहाँ पर हुई थी, लंदन में हुई थी 1855 में। अगला प्रावधान था विधायिका तथा कार्यपालिका को पृथक कर दिया गया, ठीक है। विधायिका एक तरह से मान लीजिए जो
विधायिका और कार्यपालिका को अलग करके केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। इस तरीके से आप जान लीजिए। सीधे सीधे आपको पॉइंट याद रखना है कि 1833 का जो एक्ट है वहीं से आपकी संसद की नींव पड़ी। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि भारत में जो संसद शब्द है या संसद की जो प्रणाली है सबसे पहले किस एक्ट के तहत आई, तो 1853 एक्ट। सीधे सीधे आपको उत्तर लगा देना, ठीक है। चलिए, तो 1793, 1813, 1833 और आपका 1853, ये हमने 4 एक्ट पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला क्लास में हम देखेंगे 1858 से लेकर ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है और आगे तक हम पढ़ेंगे, यानी कि 2-3 क्लास में आपका भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा, भारतीय संवैधानिक विकास, ठीक है, ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आर्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो 4 एक्ट बता दिए मैंने, कौन से 1793, 1813, 1833 और 1853, ठीक है। इनके आपको पॉइंट भी याद होंगे, क्या क्या प्रावधान किए गए, बस उन्हीं को याद रखना और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बात की जाए प्रश्नों की, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक अधिकार बढ़ाए गए, तो मैंने आपको बताया 1773 के बाद जो अगला एक्ट आया था 20 साल बाद आता था, तो 1773 से 20 साल यानी कि 1793 को आया था, ठीक है। इसमें व्यापारिक और आपके राजनीतिक अधिकार 20 सालों के लिए बढ़ा दिए गए। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों व सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद उसमें पीछे नहीं है, जो मैंने 1793 का एक्ट कराया, ठीक है, उसमें एक ही पॉइंट था, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, तो इसको भी आप ऐड कर लेंगे। क्या है कि जो कंपनी के जो कर्मचारी और सदस्य लोग थे वो उनको वेतन दिया जाने लगा, किससे, तो भारतीय राजस्व से, ठीक है। अब बात की जाए तो वो किस तरीके से लूट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कंपनी के सदस्य काम किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए, कंपनी कहाँ की है, ब्रिटेन की, मुनाफा कहाँ ले जाएंगे, ब्रिटेन में, लेकिन उनकी वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो भारतीय राजस्व से। ये लूट थी उन लोगों की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1813 के एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैंने आपको बताया था 1813 के एक्ट के समय आपके कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम आपके गवर्नर जनरल थे, भारत के नहीं, सॉरी। इसको आपको क्या करना है, तो यहाँ पर काट कर बंगाल करना है, क्या करना है, बंगाल, ठीक है, क्योंकि बंगाल के रहे थे। 1833 में जाकर आपका विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने थे, पहले बंगाल के ही चलते थे, तो अभी तो बंगाल ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कौन थे 1813 के एक्ट के समय, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम। अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार सीमित किए गए, तो आपके किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार सीमित किए गए, तो पहली बार कब किए गए, तो 1813 के एक्ट के तहत ये किए गए, और 1833 में तो पूर्णतः ही व्यापारिक अधिकार, एकाधिकार जो थे वो समाप्त कर दी कंपनी के। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटित किए गए, तो किस एक्ट के तहत आपके भारतीयों की, किस एक्ट के माध्यम से आपके भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटित किए गए, तो आपका 1813 का जो एक्ट था उसके तहत ये सब किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था, तो 1833 के अधिनियम द्वारा बनाया गया था। कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे आपके, जो कि आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और यही बनाए गए थे आपके प्रथम भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1853 के अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो जो 1853 का जो एक्ट आया था उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में मानी जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि संसद से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए भारत के संवैधानिक इतिहास से तो आपको 1853 एक्ट लगा देना, ठीक है। इस एक्ट के तहत ही आपका भारतीय संसद की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 एक्ट खत्म हो गए, कौन से 4 एक्ट, 1793, 1813, 1833 और 1853। इनसे संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए हैं, ठीक है। ये थी हमारी इंडियन पॉलिटी की तीसरा लेक्चर, और इसके बाद ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जीके बैंक की थीटा, और खूब सारा प्यार जो आप दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए। धन्यवाद।